तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे कि एंजियोस्पर्म्स जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि एंजियोस्पर्म जो हैं वो बायोलॉजिकली इवोल्यूशन के द्वारा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एडवांस प्लांट जो हैं वो हैं, उनको कहा जाता है। ये जैसे जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ बॉटनी के अंदर, तो हमने देखा कि प्लांट वर्ल्ड की शुरुआत हुई। तो प्लांट वर्ल्ड का सबसे जो एडवांस वर्जन है दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स, वो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, और अर्थ पे तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो हाँ, आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। बॉटनी तो आप जानते ही होंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम लोग बॉटनी कह देते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो एंजियोस्पर्मिक पौधे थे इनको इन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। ये तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी? पहले था हर्ब्स, उसके बाद थी श्रब्स और उसके बाद थे ट्रीज। आपने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें। देखिए, हर्ब्स वो होती हैं जिनका स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जिनको हम इजीली खा सकते हैं। तो जितनी भी सब्जी वाली चीज़ें हैं ये उन सबको किस में रखा गया? हर्ब में रखा गया, जिनको हम इजीली खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो सब हमारे किस में आती हैं? हर्ब्स में आती हैं। सही है। दूसरा, अब हम बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स में स्टेम जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और इनका जो प्लांट होता है वो बुशी होता है। बुशी का मतलब होता है झाड़ी जैसा आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो स्टेम हार्ड होगा और पेड़ जो है वो बुशी नज़र आएगा। और ये लगभग आपका 2 से लेकर के 5 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है, ऐसा मतलब देखने को आपको मिलेगा। या 1 से लेकर 3 मीटर तक आप इसको कह सकते हो। सही है। जैसे आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, चाइना रोज़ का पौधा देखा होगा, जैस्मिन प्लांट देखा होगा। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इनको श्रब्स के अंदर रखा जाता है। सही है। अब देखिए, जो ट्री होते हैं ये बहुत विशालकाय होते हैं, बहुत ह्यूज मास वाले होते हैं। तो इनका स्टेम जो होता है वो वुडी तो होता ही है, साथ में हार्ड भी होता है, और इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो इस तरह से देखा गया कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स थे उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया बाय थियोफ्रेस्टस। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट होता है या ट्री जो होता है, या तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, अगर आप इसको देखोगे इसके अंदर कितने सेक्शंस पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कितने हिस्सों में बटा होता है, जिसको प्लांट पार्ट हम लोग कह सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स के बारे में। तो प्लांट पार्ट्स में आप देखोगे सबसे पहले आपकी आती है रूट। समझे। तो रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो रेडिकल से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रूट का डेवलपमेंट किससे होता है? रेडिकल से। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है प्लस पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये ट्रॉपिक का मतलब क्या है? एक ट्रॉपिक मूवमेंट जो है होता है वो प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लांट जो होते हैं वो पानी, मिट्टी, हवा, टेम्परेचर या कह सकते हो लाइट के प्रति जो रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। सही है। तो जड़ें जो होती हैं ये पानी की तरफ भागती हैं, जिधर पानी होगा ये उधर की तरफ जाएंगी, और इसी से हम ये पता लगा पाते हैं कि अर्थ के अंदर कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है या कहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है। सही है। तो इसलिए इनको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कहा गया है। प्लस जितने पौधों की रूट्स होती हैं वो हमेशा मिट्टी की तरफ ही चलती हैं, ऊपर कभी नहीं आती हैं, इसलिए इनको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा गया है।
अब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब आपका कह सकते हो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक तो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्टेम जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। तो रूट्स के बारे में आपने देखा कि रूट्स हमारी कहाँ से जनरेट हुई है। उसके बाद दूसरा आता है आपका स्टेम। स्टेम जो होता है ये आपका एपिकोटाइल से जनरेट होता है। कहाँ से निकलता है? एपिकोटाइल या प्लूम्यूल से। देखिए जब सीड जनरेट होगा, सीड के अंदर जब जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल से रूट बन जाती है, एपिकोटाइल या प्लूम्यूल से आपका स्टेम बन जाता है। सही है। जब स्टेम के अंदर ग्रोथ हो रही होती है तो आपने देखा होगा फिर बड बनते हैं। ये तो जो बड होते हैं ये इमेच्योर वेजिटेटिव स्टेम जो होते हैं ये उनसे जनरेट होते हैं। ये दूसरा, अगर हम लोग लीफ की बात करें तो जब बड बनेंगी तो बड में से पत्तियां भी निकलने की शुरू हो जाएंगी। तो जो लीफ होती हैं ये लीफ प्राइमोडियम से डेवलप होती हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। ये उसके बाद फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, जो कि बड में से ही जनरेट होता है। अगर बड में से जनरेट हो रहा है तो आप उसको बड फ्लावर कहेंगे, और अगर किसी पत्ती से फ्लावर का जनरेट हो रहा है तो आप उसको प्राइमोडियम फ्लावर भी कह सकते हैं। तो ये तो फ्लावर जो होता है उसके अंदर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल और फीमेल दोनों सेक्शन इसमें पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो फ्लावर होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक फ्रूट्स को जन्म देते हैं। तो जो फ्रूट होता है वो फ्लावर की ओवरी यानी जो फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है उससे डेवलप होता है। तो हम फ्रूट्स के बारे में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं मैच्योर ओवरी, कि फ्रूट्स जो है वो हमारा मैच्योर ओवरी से डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा फ्रूट्स के अंदर सीड भी पाए जाते हैं। तो जो सीड होता है वो हमारा मैच्योर ओव्यूल से जर्मिनेट होता है। किससे? मैच्योर ओव्यूल से क्या बनेगा? आपका सीड बनेगा, और जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? कंटेनिंग एम्ब्रियो। सही है। तो एक ऐसा मैच्योर ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, वहाँ से हमारा क्या बनता है? सीड जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी प्लांट के अंदर 7 पार्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सही है। अगर आप थोड़ा इसको समझेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सीड होता है तो सीड को जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो सबसे पहले सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है उसको सीड कोट हम लोग कहते हैं। तो पहले सीड क्या करेगा? वाटर लेगा, स्वेलअप करेगा, स्वेलअप करने के बाद इसके अंदर जो केमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो उस समय पे फिर इसके अंदर क्या होगा? प्लूम्यूल और रेडिकल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। तो रेडिकल से रूट निकलेंगे, प्लूम्यूल से आपका शूट निकलेगा या स्टेम निकलेगा। तो इसको बाद फिर पौधा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और आगे चल के फिर लीव्स आना शुरू हो जाती हैं, ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो उस पर फ्लावर आना शुरू होते हैं, फिर फ्रूट्स बनते हैं। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल, यानी कह सकते हो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो इन्हीं 7 स्टेप्स की कह सकते हो कि डेवलपमेंट में ही कंप्लीट हो जाती है। सही है। तो अब आपको पढ़ना है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया था कि ट्री के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए जब हम लोग इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनमें किस किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम कितने प्रकार के होते हैं, बड कितने प्रकार की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है ताकि आगे जो हमारा टॉपिक आएगा जिसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी या एनाटॉमी को जो हम लोग स्टडी करेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से होगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं कि जो ट्री होता है उसको हमने कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है और किस प्रकार से डिवाइड किया है। सही है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीज़ के बारे में। तो देखिए ट्री जो होता है इसको हम लोग देखेंगे। सही है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको 3 अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे शेप। शेप के आधार पर हम यहाँ पे पौधों को देखेंगे कि वो किस प्रकार से वो पाए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 तरह के पौधे जो है, 3-4 तरह के पौधे आप लोगों को देखेंगे। पहले जो पौधे होते हैं उनको कोडेक्स प्लांट कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर बताया था। दूसरे जो होते हैं वो पिरामिडल होते हैं, यानी पिरामिड शेप के होते हैं, इनको एक्सकरेंट प्लांट भी कहा जाता है। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो डोम शेप्ड आती है, डोम शेप्ड, इनको डिलिक्वेसेंट भी कहा जाता है। क्लियर। और जो चौथा हमारी जो यहाँ पे कैटेगरी हमने चीज़ की है वो है कल्म्स। तो इस तरह से अब देखिए ये जो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है ये ब्रांचिंग के हिसाब से किया है। तो मैंने आपको पहले बताया कॉडेक्स प्लांट वो होते हैं जिनके स्टेम के टिप पर जा कर के लीव्स का एक क्राउन जो है वो प्रेजेंट होता है, उनको कॉडेक्स प्लांट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे डेट पाम, खजूर का पौधा आप देख सकते हो, कोकोनट पाम, समझी। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इनको कॉडेक्स प्लांट में रखा गया है, सही है। अब हम बात करेंगे पिरामिड। तो पिरामिड वाला प्लांट जो होता है इसमें आप देखेंगे आपको इस तरह का ये प्लांट जो है वो नज़र आएगा। अगर हम इसको देख रहे होंगे तो नीचे वाली जो साइड होगी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टेम है वो ज़्यादा कह सकते हो, उसकी ब्रांच जो है वो काफ़ी लंबी लंबी हैं, जो ओल्ड ब्रांचेस हैं, और जो यंग ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ा सा कम लंबी होती हैं। तो इस तरह से आपको एक पिरामिड जैसा यहाँ पे नज़र आएगा। तो ऐसे पौधे जो हैं इनको एक्सकरेंट प्लांट या पिरामिड प्लांट कहा जाता है, जैसे पाइन एंड देवदार। ये पहाड़ी एरिया में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जो हिल स्टेशंस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपने फिल्मों में देखा होगा, अगर असली में नहीं देखा होगा नहीं तो इस तरह के प्लांट आपको देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा डॉम शेप्ड या डिलिक्वेसेंट प्लांट जो होते हैं, इनकी जो आकृति है अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएंगे। जैसे ऐसे करके देखोगे तो इनकी जो शेप है आपको इस तरह से दिखाई देगी, ये डॉम शेप्ड होते हैं। जैसे मैंगो प्लांट होता है, बरगद का पौधा होता है, समझे, और शीशम का पौधा होता है, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे, सही है। तो मैंगो है, फिकस मतलब बरगद, दलवर्जिया सिस्सो मतलब शीशम, सही है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनमें देखा होगा जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बड़े एरिया में फैल जाते हैं, और जो यंग स्टेम्स होते हैं वो ऊपर जाकर के इस तरह की एक जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो उसको जनरेट कर देते हैं, सही है। ये तो हम लोग आए दिन सड़क पे चलते हुए या कहीं जाते आते हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह का पौधा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सही है। तीसरा जो कल्म्स पौधा आता है, कल्म्स का मतलब होता है इसका जो स्टेम होता है वो अंदर से हॉलो होता है प्लस इरेक्ट होता है, और इसकी हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे बम्बू का पौधा, बम्बू मतलब बांस। तो जो बांस का पौधा होता है वो अंदर से खोखला होता है, नोट्स और इंटर नोट्स में उसका स्टेम जो होता है वो बटा होता है और एकदम सीधा चला जाएगा लंबा, ये। तो ऐसे जो पौधे होते हैं इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, इनको कल्म्स के अंदर रखा गया है। तो ये तो हमारा था कि शेप के आधार पर, या अगर हम किसी पौधे को बाहर से देखें तो हमें वो पौधे किस तरह से नज़र आ रहे हैं, हमने उसके आधार पर प्लांट्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया है या ट्रीज़ को क्लासीफाई किया है, क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पॉन। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन का मतलब है कि जो ट्रीज़ होते हैं या जो पौधे होते हैं एंजियोस्पर्मिक, इनका जो जीवन है वो कितने समय के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरीज बांटी हैं। एक होता है जिनको हम एनुअल प्लांट्स कह दे सकते हैं, दूसरा होता है जिसको बाई एनियल प्लांट जो है वो कहा जाता है, और तीसरे जो पौधे होते हैं उसको हम लोग पेरिनियल प्लांट जो है वो कह देते हैं, ये।
तो देखिए एनुअल प्लांट का मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर के अंदर ही ख़त्म हो जाती है तो उसको एनुअल प्लांट कहा जाता है। जैसे हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, बाजरे की खेती करते हैं, तो इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो एक विद इन टाइम पीरियड यानी 1 ईयर में ही कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे पौधों को आप एनुअल प्लांट कहेंगे। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कह सकते हो कि 1 ईयर यानी 2 साल में लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। 1 साल में तो ये मतलब कह सकते हो कि फ्रूटिंग बॉडी को जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर इनके अंदर फ्लावरिंग वगैरह वगैरह जो सेकेंड ईयर में जाके होती है। तो ऐसे पौधों को बाइनियल प्लांट कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेडिश, मूली जो है, कैरेट, ये आपका बाइनियल में आता है, टर्निप, समझे, ये सब बाइनियल प्लांट्स में आ जाते हैं। ये अब जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, तो पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं इनकी लाइफ साइकिल सालों साल चलती है, कई सालों तक ये अपनी ज़िंदगी को जीते हैं जी। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे हमने इसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज की हुई हैं। तो पहला होता है आपका पेरिनियल हर्ब्स, फिर आते हैं पेरिनियल श्रब्स और फिर आते हैं आपके पेरिनियल ट्रीज। तो पेरिनियल हर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका स्टेम काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है, अनब्रांच्ड कंडीशन में होता है, तो ऐसे पौधों को हम लोग पेरिनियल हर्ब्स बोलते हैं, जिनकी क्या होता है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन में इनका जो स्टेम और जो लीव्स होती है वो डाई हो जाती है, मतलब मर जाती है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो इनकी रूट्स जो होती हैं वो नहीं मरती हैं अनफेवरेबल में। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो रूट्स दोबारा से जर्मिनेट होंगी और फिर स्टेम और लीव्स को दोबारा से स्टार्ट कर देंगी। तो जैसा आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा आप देख सकते हो बनाना, केला का जो पौधा होता है वो पेरिनियल हर्ब्स में आता है। जिंजर, अदरक जी, इसके अलावा आप देखेंगे दूब ग्रास, दूब घास जो होती है आप उसे कितना भी काटते जाओ, जैसे गर्मियाँ पड़ेंगी तो दूब घास आपने देखी होगी सूख जाएगी, उसकी पत्तियाँ, हम सोचेंगे कि साहब अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, सारी घास सूख चुकी है, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ना स्टार्ट होंगी और दोबारा से आप देखेंगे पूरा मैदान जो है वो घास से भर जाएगा। सही है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इनको पेरिनियल हर्ब्स में रखा गया है, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। सही है। दूसरा, जैसे पेरिनियल श्रब्स की बात करते हैं, तो पेरिनियल श्रब्स में जैसे आपके जितने भी अच्छे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिन पे बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, जैसे हम बात करें रोज़ है, हिना है, हिना तो जानते ही होंगे आप, मेहंदी जो होती है, तो ऐसे जो पौधे होते हैं इनमें इनको पेरिनियल श्रब्स कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ भी वही होता है कि एक सीज़न में ये अपनी पत्तियों, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और दोबारा से अगले सीज़न में जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है ये दोबारा से फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। ये अब जैसे पेरिनियल ट्रीज़ की बात करें, तो पेरिनियल ट्रीज़ में जैसे आपका देखा होगा सबसे जो कह सकते हो कि लंबी आयु जीने वाले जो पौधे होते हैं उसमें फिकस आता है। फिकस का मतलब होता है बरगद का पौधा। सही है। और एक आता है आपका सिकोइया, समझी। तो सिकोइया जो पौधा है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसकी जो एज है वो लगभग 1000 साल से ऊपर अब तक काउंट की गई है जी। यानी ये सबसे लंबी उम्र जीने वाले पौधा है सिकोइया का प्लांट। ये कई बार क्वेश्चन जैसे यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो बहुत लंबी उम्र तक ज़िंदा रहता है, जिसकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि ज़्यादा होती है, तो वो सिकोइया का प्लांट है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अपने अगर इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में फिकस प्लांट जो बरगद का पौधा है वो सबसे ज़्यादा उम्र जीने वाला पौधा है। इसके अलावा पीपल का पौधा है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो आप देखेंगे बहुत लंबी उम्र तक जीते, मतलब ज़िंदा रहते हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आता है। सही है। तो हमने देखा कि इस तरह से हमने लाइफ स्पैन के आधार पर प्लांट्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटा हुआ है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि तीसरा जो फैक्टर होता है वो कौन सा है। तो तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ flowering and fruiting. Third is the on the basis of flowering and fruiting.
अब देखिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हमने प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो पहले पौधे होते हैं जिनको मोनोकार्पिक कहा जाता है, मोनोकार्पिक, ये पहले पौधे। और दूसरे जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है पॉलीकार्पिक। अब देखो दोनों को समझ लीजिए। मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जिनमें कि पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, ये यानी पूरे जीवन में जितनी भी उनकी लाइफ स्पॉन होती है उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर एक ही बार उन पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी, है ये। तो ऐसे प्लांट्स को मोनोकार्पिक कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है बम्बू और दूसरा प्लांट है अगावे, है ये। तो ये दो पौधे ऐसे हैं जिनको मोनोकार्पिक रखा गया। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, वो तो आप लोग देखते रहिएगा। तो अब पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉलीकार्पिक का मतलब होता है जिनमें हर साल फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों ही होती है, हर साल होती है। एक रिपीटेड टाइम पीरियड के बाद उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों ही पाई जाएंगी, यानी फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो बसंत ऋतु में आपने देखा होगा पौधों पे फ्लावरिंग होती है, उसके बाद उन पर फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो पौधे होते हैं जो एक रिपीटेड टाइम पीरियड में हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, तो ऐसे पौधों को हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट्स कह देते हैं, सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रीज़ को या एंजियोस्पर्म की जो कह सकते हो जो प्लांट्स थे उनको हमने किस प्रकार से यहाँ पे क्लासीफाई किया है, सही है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो एक एक टॉपिक हमने बताया था कि जैसे प्लांट्स के अंदर जो 7 पार्ट्स पाए जाते हैं, तो हम लोग उन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है, या हमें जो चीज़ें मिलती हैं प्लांट से वो किस पार्ट से मिलती हैं, सही है। तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है रूट। तो सबसे पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको आज इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि डिटेल हम लोग कल आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि रूट्स जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रूट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक टेप रूट होती है और एक एडवेंटियस रूट होती है, सही है। तो जो टेप रूट होती है उसमें से भी फिर हमने दो तरह की रूट्स यहाँ पर निकालनी है। एक रेसिमोस टेप रूट होती है और एक साइमोस टेप रूट होती है, सही है। उसके बाद जो एडवेंटियस रूट होती है उसके अंदर वो तो उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स जो है वो किस प्रकार से रहता है, यानी रूट से क्या क्या चीज़ें मॉडिफाइड होकर के बनती हैं जिनको हम लोग एज ए फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो प्लस फिर हम पढ़ेंगे रूट का इम्पोर्टेंस क्या है, पौधे में रूट क्या काम करती है। अब पौधों को फिर हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। तो फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि मोनोकॉट प्लांट की रूट कैसी होती है और डाइकॉट प्लांट की रूट जो है वो कैसी होती है, सही है। तो इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आपको कल इसको देखना पड़ेगा। जो बच्चे हमको ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारी जो अगला टॉपिक है बेटा वो हम अगले अपना जो हमारी क्लास है उसमें आपको बताएंगे। तो आपको नेक्स्ट जो हमारा रहेगा जिसको हम लोग वीडियो आपको देंगे तो उसको आप देखना होगा। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।